तो कर्नाटक के नतीजे लगभग आ चुके हैं। अभी चुनाव आयोग के औपचारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन अब समझ में आ गया है कि सरकार जो है वो कांग्रेस की ही बनने के लिए जा रही है। इसके तमाम फैक्टर्स पर एक चर्चा यहां पर शुरू करते हैं। अनुराग हमारे साथ हैं, हमारे साथ एनके सिंह जी, राहुल देव जी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं और यासर हमारे साथ बैंगलोर से जुड़ रहे हैं। अब यहाँ पर इस चर्चा में ना तो कोई नेता है और ना ही कोई पार्टी प्रवक्ता है, तो इसीलिए खुलकर चर्चा होगी और अलग तरह से एक सार्थक चर्चा की कोशिश है। राहुल जी, अब तो नतीजे आ गए, क्या ऐसे ही नतीजों की उम्मीद आपने भी की थी या आपके अनुमान से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गए? नहीं, मुझे ये तो स्पष्ट लग रहा था कि कांग्रेस की बढ़त रहेगी और बदलाव होगा। इतना स्पष्ट नहीं था कि स्पष्ट बहुमत होगा। ये एक मन में दुविधा थी कि त्रिशंकु विधानसभा हो सकती है और शुरुआत में ऐसा लगा भी। लेकिन ये अच्छा है कि सभी के लिए अच्छा है कि जनादेश बहुत साफ है, स्पष्ट है और लोकतंत्र में जो एक बहुत अच्छी स्वस्थ परंपरा और पद्धति होती है कि भाई हर बार शासक बदलते रहना चाहिए, वो प्रदेश के और जनता दोनों के हित में होता है, तो वो भी वहाँ पे हुआ है। तो मैं कहूँगा कि ये बहुत अच्छी लोकतंत्र की वो हमारे सामने आया। क्या कांग्रेस पार्टी ने भी सोचा होगा कि हम कर्नाटक में 130 सीटों पर जीत रहे होंगे? एक पर जीत चुके हैं, 129 पर आगे चल रहे हैं। कांग्रेस ने सोचा होगा, ये बाद के जो 2 महीने थे इसमें ये स्थिति स्पष्ट होने लगी थी कांग्रेस को। और एक चीज और हुआ था कि जब राहुल गांधी चल रहे थे, कांग्रेस पे अच्छा खासा टाइम दिया था और जो उसको उस दौरान उनको जो पब्लिक का समर्थन मिला, वो जो कतारें मिली, वो बड़ी पॉजिटिव थी। तो वो देख के साफ लग रहा था कि राहुल गांधी की स्वीकार्यता बढ़ी और दूसरा ये है कि और देश भर में बढ़ी है। पर वो पंजाब में क्यों नहीं दिखी सर? हाँ, मैं इसी पे आ रहा हूं। इसका काउंटर है, काउंटर इसका क्वेश्चन प्रति प्रश्न जो है वो ये है कि मोदी जी की मकबूलियत पश्चिम बंगाल में विजिल स्टॉप टूर लगातार चले, दिन रात चले, कोरोना में चले, वहां पे क्यों नहीं हुई? ठीक है, लेकिन वही कुछ दिन बाद यूपी में हो गई, यूपी में थी। तो ये जब हम देखते हैं तो हर जो सोसाइटी और स्टेट, हमारे ख्याल से दक्षिण तो काफी दूर है, राज्यों में भी, बिहार में जो पब्लिक ओवेशन होगा, जन स्वीकार्यता होगी, वो यूपी से बिल्कुल अलग होगी। ये हम जर्नलिस्टों को खास करके बड़े गौर से देखना होगा कि बिहार की सोसाइटी का जो डेवलपमेंट हुआ है, लॉजिक पावर का जो सामूहिक चेतना जो डेवलप हुई है, वो अलग है यूपी के लोगों से। यासर भी जुड़ गए हैं। यासर लगातार ग्राउंड पे रहे हैं अनुराग। और यासर, अभी हमारी कोशिश है कि अब नतीजे लगभग आ गए हैं, साफ हो गए हैं, औपचारिकता में एक आधी सीटें ऊपर नीचे हो सकती है, तो ये बताइए, बतौर रिपोर्टर आप ग्राउंड पे थे, अब कह सकते हैं, और ये डिजिटल चर्चा है हमारी तो उस पर तो और खुल के कह सकते हैं कि बतौर रिपोर्टर आपको लग रहा था कि यही आंकड़ा रहेगा या फिर कुछ फ्लक्चुएशन की उम्मीद आपको थी? मतलब आप कहना तो चाह रहे थे लेकिन आपको डर लग रहा था कि कहीं उल्टा हो गया तो मैं ट्रोल ना हो जाऊं। 120 के बीच में था, ये मैंने 13 अप्रैल को कहा था, क्योंकि जहां नहीं आ पा रही है, शायद कुछ तकनीकी दिक्कत है। हेलो, अभी आ रही है आवाज? हाँ, तो मैं कह रहा था, इस सवाल का जवाब आप तैयार रखिए। हमें लगता है कि एक बार फिर हम कोशिश दोबारा हम तीसरी टीम से पूछ लेते हैं। समीर, जरा बताएं कि यासिर की आवाज हम तक कब तक पहुंच जाएगी? इंतजार करें। आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, बोलिए यासिर, अपनी बात करें, आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। जी, फिलहाल तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने 13 अप्रैल को कहा था कि कर्नाटका में जो है कांग्रेस को 115 से 120 सीटें मिलेंगी, क्योंकि जो हम हकीकत देख रहे थे प्रदेश पे, पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने जो है 40% जो नारा लगाया था, 40% भ्रष्ट सरकार, वो गांव तक पहुंच पाया था। पीसीएम का जो उन्होंने परसेप्शन एक बनाया दिया कि ये भ्रष्ट सरकार है, वो पहुंच गया। और चुनाव से ठीक पहले हमने देखा जब बीजेपी के एक विधायक के घर पे जो है 8 करोड़ रुपए लोकायुक्त को, हमारे मेहमान नहीं सुन पा रहे हैं, उसका इंतजाम करा दें, फिर चर्चा थोड़ी सार्थक हो पाएगी, बेहतर। किस बात पर यासिर मुस्कुराए थे शुरुआत में, वो उनसे हमें लगता है दोबारा समझेंगे। बस हमें थोड़ा सा इंतजार है यासिर, दोबारा मैं आपके पास आ रही हूँ जरा। लेकिन यहाँ पर अनुराग, आप बता दीजिए सच जब एग्जिट पोल्स देखे थे और उसके बाद जब आपने अपना एनालिसिस किया होगा, अपनी पढ़ाई की होगी, और आप तो बहुत आंकड़े पढ़ते हैं, तब क्या निकल कर आया था आपके आंकड़ों? नहीं, देखिए, मैं फील्ड में नहीं गया था, तो मुझसे परसों भी एनके सर ने ही पूछा था कि तुम्हें क्या लग रहा है, और मैंने कहा था कि यहाँ स्टूडियो में बैठ के तो ऐसे प्रेडिक्ट करना गलत है और जल्दबाजी है। लेकिन जिस तरीके से तमाम बाकी जो हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं,
जो फील्ड में मौजूद हैं, यासिर हैं, मोहितराज दुबे हैं, विकास चंद्रा हैं, वो जिस तरीके के इनपुट्स दे रहे थे ऑन रिकॉर्ड या ऑफ द रिकॉर्ड, उससे ऐसा लग रहा था कि हाँ कांग्रेस पार्टी के पास बढ़त है। लेकिन हमारे कुछ ऐसे भी सहयोगी थे जो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरीके से हार रही है कर्नाटक में, उसके पीछे की कोई एक वजह तो होनी चाहिए। क्या करप्शन वाकई में इतना बड़ा मुद्दा हो सकता है? क्या महंगाई वाकई में इतना बड़ा मुद्दा हो सकता है कि मोदी के चेहरे के साथ राष्ट्रीय स्तर पर 66 पे आ गए, मतलब अभी जो अभी है और जो 66 पे आ प्रवेश गए। द्वार है दक्षिण का कर्नाटक, उसको बीजेपी हार रही हो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, तो मिक्स्ड ओपिनियन थी, अलग अलग राय थी लेकिन पत्रकारों की, हमारे उम्मीद सहयोगियों क्या की। किसी ने की थी? मतलब मुझे लगता है बीजेपी ने भी नहीं की होगी, बीजेपी ने भी नहीं की होगी कि मुझे 66 की उम्मीद थी, वो झूठ बोल रहा है। 130 कांग्रेस की, आज आपको याद होगा कि सवेरे जब हम लोग आपने अनौपचारिक रूप से पूछा था मुझसे, तो मैंने 130 ही बताया था, आपको याद है ये? जी बिल्कुल याद है। और आपने सुबह 7 बजे हमने बताया था आपको, 7-7:30 बजे की बात होगी। तो हकीकत ये है कि लेकिन बीजेपी का इतना ड्रॉप होगा ये अंदाजा नहीं था, पहला तो ये। और खुद जेडीएस को उम्मीद नहीं थी कि वो 22 तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि खुद उन्होंने कहा था कि हमारे बुरे दिन आने वाले हैं। 22 पे मुझे लगता है कि अभी आप जो फाइनल टैली आएगी ये कुछ और गिरेगा। अच्छा, और गिरेगा। अच्छा, अब एक चीज और है कि जो अनुराग कह रहे थे ना अभी कि एक्चुअली जाकी रही भावना, हम जर्नलिस्टों का क्या हो रहा है कि हम अपने भावना से तथ्यों को, इसको कहते हैं सेलेक्टिव एप्रोप्रिएशन ऑफ फैक्ट्स, हम वहां जाते हैं कर्नाटक में, लिहाजा ये कहना है कि हम यहां बैठ के नहीं कर सकते, दरअसल आप वहां जाके भी नहीं कर सकते। ठीक बात, क्योंकि आप अपने भावना से देखेंगे। हाँ। तो हकीकत ये है कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो 4 खबरें इलेक्शनर जो चुनाव होते हैं उसका पैटर्न देख ले, इश्यूज देख ले, तो आप यहां बैठे भी एनालिसिस कर सकते हैं कि ये चुनाव किधर जाएगा। और यहां बैठ के मैं मतलब ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन अगर नेकेड नेक नहीं है और अगर ये है कि नहीं साहब 2 ही पार्टियां हैं, तीसरा वेरिएबल काफी नीचे है, तो हम ये कह सकते हैं कि चुनाव के आंकड़े हम लोग सही दे सकते हैं। लेकिन इनके सर, तब जबकि एक जनरल पब्लिक डिस्कोर्स है कि हर नेता करप्ट है, हर पॉलिटिकल पार्टी में नंबर 2 का ब्लैक मनी का पैसा है, यासिर कुछ कहना चाह रहे हैं। वसुंधराज बम्बई का करप्ट होना, पे सीएम होना, क्या वाकई डबल इंजन की सरकार पर इतना हावी हो जाएगा? एक सेकंड आती हूँ, यासिर बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, चर्चा में उनको भी इन्वॉल्व कर ली, नहीं तो वो अभी उनके पास बहुत काम है आज। बिल्कुल जी यासिर, क्या कह रहे थे? देखिए, जो हम सुबह से कह रहे थे कि कांग्रेस ने जिस तरह से बढ़त बनाई, न केवल जेडीएस का नुकसान हुआ बल्कि हम देख रहे हैं बीजेपी जो है 70 से नीचे पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं जो पूरे प्रदेश में जो माहौल बना था उसका फायदा सीधे कांग्रेस को मिला। हम देख रहे हैं सीटी रवि जो कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी है कांग्रेस बीजेपी के, वो अभी ट्रेल कर रहे हैं। डॉक्टर के सुधाकर जो कि हेल्थ मिनिस्टर है कर्नाटक के, कोरोना के टाइम पे काफी उन्होंने काम किया था, वो हार रहे थे। वो 2018 में जब सरकार गिरी थी गठबंधन की सरकार, तो वो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे, वो इस समय हार रहे। शिवमोगा जहां पे हमने काफी वायलेंस देखा था, वहां पर जो है बीजेपी 7 में से 5 सीटों पर पिछड़ रही है। इसमें शिवमोगा शहर में जो है बीजेपी पिछड़ रही है। वहां एक सीट पे आगे है, वो है बीवाई विजेंद्रा जो कि येदियुरप्पा के बेटे हैं, वहां पर जो है बीजेपी आगे है। इसी तरह से हम देखें ओल्ड मैसूरू रीजन, तो वहां पे हर तरफ जो है कांग्रेस छाई हुई देखती है, जेडीएस नहीं। लेकिन उसमें एक बड़ी चीज ये भी है जो मैं पहले भी कह रहा था कि ये चुनाव जो होगा ये एक अलग चुनाव होगा कर्नाटक के लिए, क्योंकि इस बार जेडीएस बीच में नहीं आएगी। टारगेट लगातार जो था कांग्रेस और जेडीएस का कि ओल्ड मैसूरू रीजन में जेडीएस को खत्म किया जाए, ताकि ये एक बाइपोलर कंटेस्ट हो जाए, 2 दलों के बीच में कर्नाटक में कंटेस्ट हो जाए। क्योंकि लगातार हमने देखा है पिछले 2 दशकों से शायद डीलिंग करते करते दोनों ही पार्टियां परेशान हो गई थी, तो ये खुद से फैसला लिया कि भाई अब इनको किंग मेकर नहीं बनाना है, इनको आउट ही करना है दरबार से। जी बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा था कि इस बार जो है तय किया गया था कि अब जेडीएस को बीच में नहीं रखता है, जेडीएस को हटाना है। यही वजह है कि हमने देखा कांग्रेस लगातार वहां पे प्रचार कर रही थी, अमित शाह खुद वहां पे मौजूद थे, लगातार उन्होंने वहां पे चुनाव प्रचार किया, लेकिन कहीं ना कहीं उसका फायदा सीधे कांग्रेस को मिला, क्योंकि वहां पे वोकलिगा वोट थे काफी वहां पे। लेकिन यासिर, मुख्यमंत्री का करप्ट होना क्या यही सबसे बड़ी इकलौती वजह थी जिससे बीजेपी इतनी बुरी तरीके से हारती हुई नजर आ रही है? तो ये एक वजह नहीं थी, बड़ी वजह थी जरूर, क्योंकि एक भ्रष्टाचार सरकार का नाम लगा था इस
सरकार को, और वो वजह यही थी कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जो है अपने खेमे को ठीक नहीं कर पाए। वजह ये थी कि वो 2008 में बीजेपी में आए, वो जनता परिवार से थे, 2008 में बीजेपी में आए, और अब जब मुख्यमंत्री बने तो उसको लग रहा था कहीं उनको आउटसाइडर का अटैक न लगे। वो हर एक को खुश करने की कोशिश में था, और यही वजह था कि हर एक को खुश करते करते वो किसी पार्टी को ही यहाँ पर गवा बैठे। दूसरी बड़ी वजह जो है बीएस येडियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाने का, वो सबसे बड़ी वजह रही, क्योंकि उसके कमांड थी, वो पूरे कर्नाटक के बीजेपी नेताओं को एकजुट रखता था। लेकिन जब उसी को हटाया गया उसके बाद जो है वो खुद भी कैंपेनिंग में नहीं आए अच्छी तरह से, और जगदीश ना ही शेट्टर का लिंगायत जाना भी क्या समुदाय। किसी इलाके में झटका था बीजेपी के लिए, या बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता बीजेपी पर जगदीश शेट्टर का रहना या ना रहना? नहीं, बिल्कुल पड़ रहा है। देखिए, आप अगर देखेंगे लिंगायत समुदाय जो नाराज था जब जगदीश शेट्टर और लक्ष्मण सवदी इन दो को पार्टी ने निकाला और ये कांग्रेस में शामिल हुए, तो जो लिंगायत की नाराजगी थी वो और ज्यादा हो गई कि 2 वर्ष नेता जो है लिंगायत समुदाय को, उन्हें पार्टी ने बाहर किया। उसका असर साफ देखने को मिला। हालांकि अभी ये देखा जाएगा कि जगदीश शेट्टर जीतेंगे या नहीं, क्योंकि वहां पे फाइट टफ है, लेकिन लक्ष्मण सवदी जो है जीत गए हैं चुनाव, उसका असर पड़ा। यासिर एक चीज और बताइए जी, यासिर एक चीज और बताइए, उत्तर के मुकाबले दक्षिण की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज्यादा महंगी है, खर्चीली है। जो तमाम वहां के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आते हैं वो संसद में भी सबसे अमीर कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश यहीं के होते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पैसा क्या चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक ही खर्च होता नजर आया, या इस चुनाव में पैसा बहुत खर्च किया हर दल ने? इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जाएगा अनुराग जी की चुनाव आयोग ने प्रचार के दौरान 385 करोड़ तकरीबन जो है कैश, सोना और लिकर ये पकड़ लिया। तो 385 करोड़, जबकि 2018 में कुल जो थी बरामदगी वो 85 करोड़ थी, और अब जो है 385 करोड़। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं वो है जो कि किस पकड़ा गया तरह से, और जो नहीं पकड़ा गया जी, होगा तो वो कितना रहा होगा? वो इससे डबल होगा। एक इलाके की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे जो है वोटर को 6,000 राहुल सर कुछ पूछना चाह रहे हैं। 224 सीट और 1,000 करोड़ रुपए का खर्चा। यासिर मैं पूछना ये चाहता हूँ कि ये जो पकड़ा गया है पैसा, इसका होगा इसमें क्या अब? किस पार्टी में कितना पैसा था ये पता चला है क्या? इस हमाम में सभी दंगे हैं राहुल जी, इसमें सारी पार्टियां शामिल थी, सभी पकड़े गए हैं। नहीं, और हर पार्टी जो है ज्यादा और कम दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी जो है इस पे बराबरी पे चल रही है, ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा वहाँ है। पे जो आंकड़े competition tough मिल गए था। क्योंकि सारे आंकड़े दे दिया। लेकिन दूसरी बात आप देखिए, इस बार जो इनकम टैक्स और ईडी के रेट्स पड़े वो किसी बड़े नेता के घर में नहीं पड़े। इस बार कोशिश ये रही कि जो छोटे छोटे नेता है, जहां से पैसा जो है ट्रांसफर होता है, जो रूट बनता है, उस रूट को रोका गया ताकि वोटर्स तक पैसा न पहुंच लेकिन पाए। एनके सर 400 करोड़ पकड़ा गया, यासिर कह रहे हैं कि लगभग इससे दुगना 800 करोड़ और होगा जो पकड़ा नहीं गया, जो खर्च हुआ होगा। दुगना 1200 करोड़ रुपए, दुगना नहीं, कहीं ज्यादा। कहीं ज्यादा 10 करोड़ हो, 10 गुना होगा कम हम से कम। 1200 करोड़ भी माने, 1200 करोड़ रुपए उस चुनाव में खर्च हो रहा है जिसमें हर पॉलिटिकल पार्टी दावा कर रही है कि हम गरीबों की जिंदगी सुधार एकदम देंगे। नहीं, एकदम नहीं। भाई अब आप सोचिए आप तो कि जो जब कह रहे हैं मतलब 10 गुना कम से कम 10 ठीक गुना है, होगा। ठीक है, 1500 करोड़, राहुल जी की बात 1500 आप करोड़ माने, रुपए नेताओं ने 1500 फूक दिए करोड़ रुपए गरीबों की दुहाई देकर। एक राज्य के चुनाव में हुआ है, तो जब देश का इलेक्शन हो रहा होगा तो एक विकास में हमें लगता है 1% तो इसी से हो जाएगा कि चुनाव में ये वाला पैसा ना लगे, तो 1% जीडीपी हमारा बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो आप सोच सकते हैं कि करीब 1.25 लाख 1.5 लाख करोड़ रुपया इस तरह से बढ़ता होगा जो कि अनअकाउंटेड होगा आम चुनाव में। इनाज बड़ा इंटरेस्टिंग बिल्कुल। आंकड़ा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में इतना पैसा खर्च नहीं लगता है जितना पैसा हमारे यहाँ लोकसभा के चुनाव में होता है। और ताजा उदाहरण कर्नाटक का बिल्कुल। और यासिर बता। दक्षिण में जिस तरह से जो फ्रीबीज बांटे जाते हैं चुनाव से पहले, मतलब वो जो सरकार बांटती है उसकी बात नहीं कर रही हूँ, जो चुनाव के लिए आपको बूथ तक लाने के लिए जो फ्रीबीज बांटे जाते हैं, मेरा सिर्फ एक ही अनुभव रहा था और मैं शॉक्ड थी कि हमारे यहाँ तो बहुत छोटे छोटे पैकेट्स या कुछ गिफ्ट्स या कुछ टोकन्स आते हैं, लेकिन दक्षिण की तरफ जाइए वहां पर अमाउंट और रेशियो और तमाम चीजें बदल जाती हैं। तो यासिर क्या आपको नजर आया, नंदिनी दूध ही मुफ्त में मिल रहा था मतदाताओं को लुभाने के लिए या और भी बहुत कुछ? नहीं, नंदिनी दूध तो बीजेपी ने मैनिफेस्टो में भी रखा था। उनको हाँ, लगा आधा था कि लीटर नंदिनी दूध नंदिनी से शायद दूध देंगे। वापस राह मिले, लेकिन वो हुआ नहीं। वहां पर भी मैं आपको बता दूंगा कि जिस तरह से अमूल और नंदिनी का जो मामला सामने वो भी आया एक और जिस नेगेटिव तरह से उस पर सियासत हुई, उसका फायदा सीधे जो है कांग्रेस को मिला, क्योंकि ओल्ड मैसूर रीजन वोकलिगा समुदाय का डोमिनेंट रीजन है और वोकलिगा समुदाय के ज्यादातर लोग जो है डेयरी फार्मिंग करती है। तो परसेप्शन जो बनाया
कांग्रेस ने कि अगर आप बीजेपी को वोट देते हो तो अमूल आएगा और अमूल पूरा नंदिनी को खा लेगा। एक बात तो बताइए वहाँ पे जो है- यासिर, क्या अमूल का दूध पैकेट मिलता नहीं है? जब आप अपने लिए सुबह जाते होंगे दूध ब्रेड खरीदने, तो क्या अमूल नहीं मिलता है क्या? जो ये खामखा में मुद्दा बन गया है। मिलता है, बेंगलुरु में कुछ इलाकों में मिलता है, थोड़ा महंगा भी मिलता है। मैंने कल ही लाया है अपने लिए भी, महंगा मिलता है नंदिनी से, इसलिए नंदिनी प्रेफर करते हैं लोग यहाँ पे। लेकिन नंदिनी के साथ जो है इमोशन जुड़ा है और उसी इमोशन का फायदा जो है चलिए कांग्रेस इसी पर बात कर लेते हैं। यासिर आगे बात करें। दूसरे एनके सिंह जी, ये खामखा का मुद्दा हो गया कि भाई नंदिनी वर्सेस वो अमूल, बहुत सीरियस मुद्दा है। हम नहीं मतलब कि वो बनाने की जरूरत नहीं थी मुद्दा। जब आपको पता है कि डेली वोकलिंगा समुदाय के लोग जो हैं डेयरी फार्मिंग पे डिपेंडेंट हैं, 9000 लीटर दूध डेली वहां प्रोड्यूस हो रहा है और उसकी इकोनॉमी फैक्टर जो है वहां के खासतौर से लोगों के लिए बहुत बड़ा रोजगार का साधन है, उस और इमोशन का भी आप उसी को टच कर रहे हैं। नहीं उसको टच करे बिना भी काम हो सकता था कि वो चूंकि गुजरात से है। हाँ। अमूल अपना मार्केट स्प्रेड कर रहा है। तो किस्सा ये था कि वहां पे ये हुआ कि अमूल वहां पे आएगा और अमूल पूरी तरह से नंदिनी को, क्योंकि नंदिनी का 41 जो दूध है वो करीब 7 रुपए सस्ता है। यासिर बताएगा, मैं करेक्ट करेंगे, लेकिन नंदिनी का दूध बहुत सस्ता है। अब वहां के जो किसान थे, खास करके वो कलिका जो डेयरी फार्मिंग में है, वो इससे नाराज हो गए क्योंकि अमूल आएगा तो उनके रेट्स वो होंगे, गड़बड़ होंगे। लेकिन इसका दूसरा जो पक्ष था वो बड़ा मजेदार था। यही काम नंदिनी ने केरल में जाके किया। वहां पे पहले खाली 2-3 स्टॉल्स थे, वहां पे व्यापक स्टॉल खोल दिए, जिससे केरल गवर्नमेंट नाराज हो गई। तो एक्चुअली ये हुआ है कि इस चुनाव में वो कलिंगा नाराजगी का ये भी कारण है कि केंद्र सरकार के इलाके से बीजेपी अमूल वहां पे ला रही है। यासिर, जो बात एनके सर ने बताई है उससे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो कर्नाटक वाले हैं वो बहुत चालाक हैं। मतलब अपने प्रोडक्ट को आपने केरल में पहुंचा दिया तो ठीक, लेकिन गुजरात का प्रोडक्ट अगर यहाँ आ गया तो फिर दिक्कत। मार्केटिंग की तो फॉर्मूला यही है अनुराग जी कि अपना प्रोडक्ट बेचो, दूसरे का थोड़ी हम बेचेंगे। ठीक है, लेकिन इस पूरे प्रचार में, इस कैंपेन में कोई ऐसी चीज जो आपको इंटरेस्टिंग नजर आई हो, आपको लगा राहुल जी जाना चाह रहे हैं चर्चा से, लेकिन एक राहुल जी से क्लोजिंग रिमार्क ले लूं क्योंकि एक मिनट यासिर, राहुल जी जाना चाह रहे हैं, उन्हें भी आज उनका दिन काफी व्यस्त है, आज अलग अलग चैनलों पे उन्हें जाके व्याख्या करनी है। लेकिन राहुल जी, इस पूरे नतीजे से अगर मैं आपसे कहूं कि कांग्रेस के लिए क्या कुछ निकल कर आ रहा है और बीजेपी के लिए क्या कुछ, इसमें तो वो वाला बोल सकते हैं। कांग्रेस के लिए तो राह बहुत स्पष्ट हुई है या स्पष्टतर हुई है कि उसको जो सबसे समाज का गरीब, निचला, पिछड़ा और पीछे छूट गया वर्ग है उस पर ध्यान देना है, क्योंकि वो आज भी दुखी है, वो आज भी कष्ट में है और अभावों में है, उसके अभाव दूर नहीं हुए हैं। तो उनको स्वर देना, उनके मुद्दों को आगे लेकर लड़ाई करना और ज़मीन पर लड़ाई करना, ये उसके लिए ज़रूरी है। और ये भी एक बहुत बड़ा सबक है कि उसे भावनात्मक मुद्दों में फंसने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उसको ध्रुवीकरण के चक्कर में फंसने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो ये साफ रखे कि उसको किस वर्ग के लोगों की बात करनी है, किसके हितों को सबसे ऊपर रखना है, और पूरी ईमानदारी से और मेहनत से, ज़मीन पर मेहनत से और एकजुट होकर वो अगर काम करेगी तो उसको इसमें फ़ायदा होगा। और उसको एक वैकल्पिक विजन भी देश के सामने रखना है, मतदाताओं के लिए क्या सीख है, मतदाताओं के लिए सामने रखना है। और उसे ये मैं समझता हूँ कि उसको मदद मिलेगी इस परिणाम से, ये बताने में लोगों को देश के दूसरे हिस्सों में कि असली मुद्दे विकास के मुद्दे हैं और भावनात्मक और ध्रुवीकरण वाले मुद्दों में फंसने से कुल मिलाकर लोगों का और उस प्रदेश का नुकसान होता है। लेकिन नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियंस में यही अंतर होता है। जी, वो अंतर है और वो अंतर रहेगा भी। उस अंतर के बहुत कारण है, अभी उसका विश्लेषण हम नहीं कर पाएंगे। बीजेपी के लिए इसी को उलट दिए अगर आप, तो उसके लिए वो सबक है कि पहली बात यह है कि पूरा भारत उत्तर प्रदेश और बिहार नहीं होता, बिल्कुल मध्य प्रदेश नहीं है। और जगह की अपनी विशिष्टता को, उसकी संस्कृति को समझकर तब आपको बात करनी चाहिए। सब जगह एक ही हिंदू मुस्लिम नहीं चल सकता। लेकिन एक चीज और कि ब्रांड राहुल और ब्रांड मोदी, क्योंकि ये ट्विटर वेब से ट्रेंड होने लग गया है और सोशल मीडिया में कि ब्रांड मोदी और ब्रांड राहुल यहाँ से कहा। ब्रांड मोदी की जो अजेयता की छवि थी वो उसकी रोशनी, उसकी आभा थोड़ी कम हुई है, एक दरार पड़ी है निश्चित रूप से।
लेकिन इससे हम ये कहें कि वो छवि भंग हो गई है, ये जैसे ये गलत होगा। अभी निकल आया था, ये बार बार मुझसे कहलवाना चाहते हैं मोदी मूर्ति भंजन जी, मुझे बड़ा मोदी अच्छा एक आप जब नहीं थे डिबेट में तब भी सर ने कोट किया आप। हाँ हाँ, वो यही बैठे बैठे ये लोगों में ये आज ये बोले इनके मैं जरखेज दिमाग का, उपजाऊ दिमाग का मैं दान देता हूं कि इन्होंने अचानक कहा कि क्या ये प्रक्रिया मोदी मूर्ति भंजन की प्रक्रिया है, तो मुझे चौंक गया मैं कि तो गजब का ये फ्रेज है। तो वही मैं चाहता था। आप लोग जानते हैं कि भाषा से खेलने में मुझे मजा आता है, जी। तो ये भाषा देखिए, भाषा के साथ जुड़ने से, भाषा में गहरे जाने से इस तरह के फायदे भी होते हैं। हाँ, कि भाषा के साथ खेलने की क्षमता आने लगती है। लेकिन खैर, इसके निहितार्थ पर लेकिन इसका मतलब क्या है वो तो- समझा दीजिए, ऐसा ना हो कि जो भक्त हैं वो आपके पीछे पड़ जाएं। अरे वो तो पड़े हुए हैं, वो नहीं, तो ट्रोल होने लगेंगे आप पे शाम गालियां होते खाते ही होते। रहते हूँ। आज भी सुबह से खा रहा हूँ क्योंकि मैंने 2-3 ट्वीट की हैं, फिर ठीक। उसमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन कर्नाटक के नतीजे आइकॉन इमेज जो मोदी जी, की है अभी हाँ। तक है, वो कहीं ना कहीं वो हुई है, डेंट लेकिन उसमें लगा है। खत्म नहीं हुई है, नहीं, खत्म हो गई है, नहीं, ये नहीं खत्म माना फिर जाना ऐसे चाहिए। थोड़ी बिल्कुल हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि केवल हम जिसे हिंदी में वक्तृता कहते हैं, रेटरिक या इलोक्वेंस, बहुत अच्छे भाषण देने की क्षमता, केवल उससे काम नहीं चलता है, उसकी एक सीमा है। और बेहतर राजनीति ये है देश के हित में कि देश में अभी बहुत सारी समस्याएं हैं, बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिनके बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति अभी नहीं हुई है। ठीक है। अगर सभी पार्टियां मिलकर, बीजेपी भी उस पर ज़्यादा ध्यान दे और लोगों को बांटने वाले मुद्दों को छोड़ दे, जी, तो सबका भला है, उसका भी कोई नुकसान नहीं है। शायद ये चुनाव हिंदू मुस्लिम, बजरंग बली, राम, अली, इन सबसे ऊपर थोड़ा राह दिखाएगा या नहीं? ये सब नहीं, ये मेरे लिए मेरे लिए सबसे सुखद जो पहलू है इस पूरे परिणाम का वो यही है कि यहाँ पर बजरंग बली के नाम का जो दुरुपयोग किया गया, हनुमान जी के नाम का, वो नहीं चला। ठीक है। लोग सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकृत नहीं हुए, हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं क्यों चला। नहीं हुआ उतना। सर ऐसा? कर्नाटक के लोग अवेयर हैं, दक्षिण के लोगों की लिटरेसी रेट ज्यादा एक है, बुनियादी अवेयरनेस ज्यादा है, क्या ये एक वजह? ऐतिहासिक अंतर है दोनों उत्तर और जगहों दक्षिण की के मुकाबले। मानसिकता में, दोनों की जनमानस में और ठीक चरित्र में, वो हमें यहाँ दिखा है और ये बहुत एक अच्छी बात। लेकिन एनके सर, क्या वाकई में ऐसा है? राहुल सर को जाना है तो मतलब क्या एनके सर वाकई में ऐसा है? क्योंकि जब हम तमिलनाडु की पॉलिटिक्स देखते हैं, कर्नाटक से सटा राज्य सर, वो तो जाना जाता है फ्रीबीज के लिए। आप फ्री में कलर टीवी दीजिए, मंगलसूत्र दीजिए, बाइक दीजिए, सबसे खर्चीला चुनाव वहां पर होता है। और वहां कहते हैं कि जो पॉलिटिकल विजडम है वोटर की, वो शायद कहीं पीछे हट जाती है। वहां की लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन तब भी उसका असर बहुत ज्यादा नहीं दिखता है इन फ्रीबीज के मुकाबले। अंतर है, तमिलनाडु बहुत पहले से ही वेरी वेल गवर्नड स्टेट है, बहुत ही अच्छी तरह शासित स्टेट है, और स्टेट से उनकी डिमांड ये कोई बेजा का वो नहीं है। अच्छा, वहां पे आप देखिए तो ये कास्ट नहीं है, इस तरह की कास्ट नहीं है। तो मेरे ख्याल से तमिलनाडु के लॉजिक पावर अच्छी है, पर कैपिटा इनकम अच्छा है, स्टेट से जो कल्याणकारी प्रोग्राम्स है वो बहुत पहले से चल रहे हैं, लिहाजा वहां पे ये फ्रीबीज देते हैं तो वो ये मान के चलते हैं कि नहीं, ये हम ले गए, ये हमारा है, ये उनका हक है, ये मानते हैं। आपने भी फ्रीबीज दिया, आप जब 17 रुपए रोज देके किसान सम्मान निधि में सिर्फ 17 रुपए मिलते हैं एक परिवार को, एक अंडा ही खा सकता है, वो भी पूरा नहीं खा पाएगा परिवार, लेकिन उस पे आपने 2019 का चुनाव जीता। तो लेकिन इसकी सीमा है, इस फ्रीबीज से आप बार बार ट्राई करें और इससे अगर आप चाहें कि आपको लाभ मिल जाए, वो नहीं होता, आपको कुछ नया करना पड़ेगा। ठीक है। यासिर, इस पूरे प्रचार में क्या कुछ ऐसा लगा जो आपको लगा हो कि ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं, कुछ हटके तस्वीरें सामने आई हो, किसी के प्रचार का तरीका अलग हो? जी बिल्कुल, अगर हम प्रचार की बात करें, जो हटके लगा कि पहली बार देश का प्रधानमंत्री बेंगलुरु में 3 रोड शो कर रहा है। आज तक हमने ऐसा कभी नहीं देखा। तो प्रधानमंत्री खुद बेंगलुरु शहर पहुंचे और यहाँ पर 3 रोड शो करे। 26 किलोमीटर लंबा रोड शो उन्होंने किया, 7 किलोमीटर, 9 किलोमीटर। तो हर एक रोड शो में हमने देखा लोग जमा हो रहे थे, लेकिन वो लोग जो है वोट में बदला नहीं, वो लोग वोट देने नहीं पहुंचे, बस प्रधानमंत्री को देखते यहाँ पर पहुंचे थे। अगर हम बेंगलुरु का अभी सीट से देखें तो बीजेपी पिछले मुकाबले में भी कम हो रही है, तो वो इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं है। उसकी 2 चीजें हैं।
सबसे पहले एक कनेक्ट जो होता है प्रधानमंत्री का स्पीच, यहाँ पे वो कनेक्ट नहीं हो पाता है भाषा की वजह से, क्योंकि हिंदी भाषा में होता है, उसका असर ज्यादा ये नहीं होता यहाँ कनेक्ट। दूसरा, इस बार जिस तरह से सीट सिलेक्शन हुई, BL संतोष के इर्द गिर्द ही सारा प्लान बनाया गया, सारी स्ट्रेटेजी बनाई गई, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्ट्रेटेजी पूरी गलत थी बीजेपी के लिए। जहां बीजेपी के नेता थे जिनसे मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि एक चुनाव हारना ही अच्छा है, उम्र भर गुलामी नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर जो नेताओं को लग रहा था कि पार्टी हाईकमांड जो है वो टेक ओवर कर रही है, और उसके बाद जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यासिर कह रहे हैं कि मतलब अगर जीत गए तो वाहवाह होगी पार्टी आला कमान की कि मोदी, अमित शाह और केंद्र की नीतियों की जीत है, और हार गए तो ठीकरा लोकल नेताओं पर पड़ेगा। तो वो नहीं चाहते थे कि उनका रसूख, उनका दबदबा कम हो, यासिर, कि सेंट्रल से वो गवर्न हो टोटली। नहीं, वही जिस तरह से सेंट्रल लीडरशिप यहाँ पर आई, जिस तरह से प्रचार किया, सारा कंट्रोल अपने हाथों में लिया, उससे कहीं ना कहीं लोकल बीजेपी के जो नेता थे यहाँ पे वो नाराज थे, क्योंकि कहीं पे जो आपने देखा होगा जो पिछले 15 दिन का प्रचार है, वहाँ बसवराज बोम्मई का नाम नहीं लिया गया, वहाँ BS येडियुरप्पा का नाम नहीं लिया गया, KS ईश्वरप्पा का नाम नहीं लिया, वहाँ प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, सारे जो केंद्रीय नेता थे उनके नाम लिए जा रहे थे। उससे जो है स्थानीय नेता ठीक है, लेकिन इनके सर इसका प्रयोग हमने देखा है, बस एक सेकंड, इसका प्रयोग हमने देखा है वो ये कि जी बिल्कुल चर्चा को चालू, लेकिन इनके सर हमने देखा है कई बार कि वो राज्य जहां पर बीजेपी लगभग चुनाव हार रही थी, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी प्रचार में एंट्री होती है, 4 दिन 7 दिन वो धुआंधार प्रचार करते हैं, और उसके बाद जो नतीजे हैं वो बीजेपी के पक्ष में आते हैं, और फिर यही विश्लेषण किया जाता है कि अगर मोदी ना उतरते मैदान में तो बीजेपी तो हारी हुई थी। यहां अगर बीजेपी ने ये किया तो क्या गलत किया सर? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं किया, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि हर समाज का अलग अलग रिस्पॉन्स होता है, हर समाज के इश्यूज। जैसे कि जब आपने कर्नाटक के समाज में बजरंग दल को बैन करने को आपने बजरंग बली से जोड़ा, तो वो लॉजिकल समाज है, और वो लॉजिकल समाज है तो उसने वो हंस गया, यार क्या मजाक करते हो। तो जब प्रधानमंत्री की जानिब से जब इस तरह का आता है ना, तो वो मुझे लगता है कि इससे एक सीख बीजेपी को ये बड़ी मिलनी चाहिए कि आप इस तरह के हल्के जनता के लेवल को, उनके समझ के स्तर को इतना नीचे ना समझे कि बजरंग दल को बैन करने को आप बजरंग बली से जोड़ दें और इसको समझे कि मुद्दा है। सर लेकिन मैं फिर वही सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, लॉजिकल समाज कैसे है? मतलब माफ कीजिएगा, BS येडियुरप्पा जो करप्शन का पर्याय माने जाते थे दक्षिण की राजनीति पर, जिन पर विपक्ष लगातार हमलावर होता था, वही तो वहां के सबसे बड़े चेहरे थे मुख्यमंत्री के तौर पर। अगर लॉजिकल समाज होता तो BS येडियुरप्पा की भी स्वीकार्यता क्यों करता समाज? बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन इसका एक काउंटर क्वेश्चन है। लालू यादव करप्शन के केसेस में फंसे रहे, लेकिन अगर सही परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर लेते हैं तो वो सत्ता में आ जाते हैं बिहार में। तो इसलिए ये परसेप्शन की बात होती है। येदियुरप्पा का ये परसेप्शन उस तरह नहीं बन पाया जिससे कि उसे इलेक्टोरल लॉस हो, तो लिहाजा चलते रहे और लिंगायत मिलता रहा, और लिंगायत के अलावा बाकी लोग भी उसके साथ जुड़ते रहे। तो डिपेंड करता है कि उस परसेप्शन, मतलब अस्मिता से लोग जुड़ के देखते हैं कि ये हमारी कम्युनिटी का है। आपने इलेक्टोरल कन्वर्जन उस परसेप्शन का किया कि नहीं? करप्शन ऐसा नहीं कि भारत में करप्शन अभी अभी शुरू, पर अगर लालू और येदियुरप्पा एक ही हैं तो फिर लॉजिकल समाज सर कहां अंतर रहा? बिहार और बिल्कुल सही है कर्नाटक, लेकिन अब ये हो रहा है कि करप्शन पर टॉलरेंस जनता की कम हो रही है। जैसे करप्शन अगर है और ये उसके दिमाग में बैठ जाता है तो वो टॉलरेंस लेवल जो है वो जैसे कास्ट उसको ओवरराइड नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है सर। हाँ बिल्कुल है, और बिहार का कलेक्टिव कॉन्शियसनेस अभी कम है, ठीक है, कर्नाटक का ज्यादा है। यासिर जो बात एनके सर कह रहे हैं, जमीन पर कितना असर आपको दिखता है? क्या वाकई करप्शन एक बड़ा मुद्दा है? कर्नाटक के लोगों को करप्शन बर्दाश्त नहीं, मंजूर नहीं? नहीं, करप्शन एक बड़ा मुद्दा है। जो सबसे पहले अब येडियुरप्पा जी की बात जो कर रहे थे, येडियुरप्पा जी की जो करप्शन केसेस लगे थे वो उतने बड़े नहीं थे जितने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ लगे हुए थे। यहाँ पे 2 एकड़ जमीन उन्होंने दी थी, किसी के नाम की थी, जी साइट नाम की थी। जब गांव के लोग वो सुनते थे कि नहीं चीफ मिनिस्टर रह के 2 एकड़ की जमीन इन्होंने ये किया है, तो वो उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। ये एक बड़ा फैक्टर यहाँ पे रहा, क्योंकि बड़ा जो है 200-300 करोड़ का मामला यहाँ पे नहीं सामने आया था येडियुरप्पा जी के खिलाफ। माइनिंग स्कैम जो आया था उसमें जनार्दन रेड्डी फंसे थे, उसको जो है बाहर निकाला था। लेकिन आज जनार्दन रेड्डी ने अपनी पार्टी बनाई और वो आज चुनाव जीत गए हैं, अपना चुनाव जीत गए हैं। 11 कैंडिडेट्स और उनकी पत्नी भी लड़ रही है, अभी उसका नतीजा आया नहीं है।
करप्शन मुद्दा है। जब आम लोगों को जो सरकारी दफ्तर जाते हैं वहां पे उनसे करप्शन मांगा जाता है तो उनको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि बात करें जब हम नेता यासिर, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सबसे बड़ी जो चुनौती है वो यही है कि जो भी सीएम बने वो सबसे पहले करप्शन को रोके। बिल्कुल, अगर कांग्रेस को सत्ता में रहना है तो जो करप्शन का माहौल बना है पिछले कुछ सालों में। जी ठीक है, कुछ तकनीकी दिक्कत है, यासिर संपर्क करेंगे, लेकिन आप इससे समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल दो बार किस बात पे जीत रहे हैं। पहली बार कैसे जीते थे? वो तो कोई चीफ मिनिस्टर नहीं थे, उनके परफॉर्मेंस किसी को नहीं मालूम थे। तो करप्शन एक बड़ा मुद्दा है। दिल्ली के समाज में पढ़े लिखे लोग हैं तो करप्शन को लेकर टॉलरेंस कम है, ये बात है। अब डिपेंड कर, जैसे यूपी में है जी, यूपी में मुलायम सिंह के राज से लेके अभी तक आप देखें तो बीजेपी दो बार जीत रही है, क्योंकि यह माना जाता है कि कंपैरेटिवली करप्शन योगी राज में कम है, तो इसकी वजह से वो जीत रहे हैं। तो अगर करप्शन का मैसेज चला गया, जैसे इसी केस में आप देखिए येदियुरप्पा के लिए वो नाराज है जबकि वो भी करप्ट थे, लेकिन बसवा राज का जब ये आता है तो उसमें कहा जाता है पेसीएम, और पेसीएम का नारा निकल जाता है। तो इससे अंतर समझना होगा कि वही समाज है, वही येदियुरप्पा है, लेकिन समाज इस बार जीरो टॉलरेंस रखा करप्शन को लेकर। ठीक है, लेकिन क्या वाकई करप्शन इतना बड़ा मुद्दा होता है सर जिससे हम अपने देश की राजनीति को बदलता देखें? मसलन 2010 में करप्शन के खिलाफ मुहिम चली, हमने देखा दिल्ली की सरकार बदल गई। हमने देखा 2014 में संसद में तस्वीर बदल गई सियासी तौर पर। करप्शन अपने आप में एक बड़ा मुद्दा था उस वक्त भी, लेकिन 2012-2014 के इन चुनावों के बाद से लेकर अब तक क्या आपको लगता है कि करप्शन को लेकर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उतनी शिद्दत से, ईमानदारी से काम कर पाई है कि पिछले 10 साल में करप्शन के इंडेक्स में हम बहुत बेहतर कर पाए हों? नहीं, करप्शन का इंडेक्स होना एक अलग चीज है, करप्शन का परसेप्शन होना अलग चीज है। ठीक है, यहाँ पे उस परसेप्शन को आपने जनमानस में कितना अंदर तक ले गए कि वो नाराज हो गया, अरे बाप रे ये भी हो रहा है। जैसे जब आप अडानी लाएंगे तो एक हल्का सा झटका जनता को लगेगा, अरे क्या मोदी जी वाला भी शासन ऐसा है, ये उसके दिमाग में आएगा। इसको हमें गौर करना चाहिए। और राहुल गांधी ने जब अडानी का इशू उठाया है और मोदी जी का उस पर ना बोलना, ये असर करता है। ये कब असर करेगा, कितनी देर में करेगा, ये एक अलग टॉपिक हो सकता है, लेकिन करप्शन का परसेप्शन और करप्शन करना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो इस जो यासिर कह रहे हैं और जो आप कह रहे हैं उसका मतलब सीधा सीधा ये कि जो भी सीएम बनेगा कांग्रेस की तरफ से उसकी पहली प्रायोरिटी एंटी करप्शन कैंपेन हमेशा होनी चाहिए, कि वो करप्शन नहीं बल्कि यहां तक कि वो करप्शन के लिए रात में घूमे, जैसे पुराने राजाओं के बारे में कहा जा सकता है। आज भारत में अगर आपको 2 टर्म शासन करना है तो जीरो करप्शन के लिए हो ना हो अलग बात है, लेकिन लगे कि हमारा जो राजा मतलब है, आप सोशल मीडिया पर तस्वीरें अपनी दिखा दो कि सीएम घूम रहे रात में, दिखाए नहीं, कोशिश भी करें उसके लिए कि आप सड़क पे जा रहे हैं, रात में देख रहे हैं करप्शन, और करप्शन हर लेवल पे आप देखें, क्योंकि वो जो झेल रहा है सामने आदमी, अगर उसको लगे कि हमारा राजा इसमें करप्शन में नहीं, जैसे योगी की इमेज ये है, बिल्कुल मोदी की इमेज ये है कि मोदी इंडिविजुअली नहीं है, योगी इंडिविजुअली नहीं है, लेकिन सिस्टम आपका करप्ट है जिसमें अडानी डेवलप करता है। हमने यूपी के निकाय चुनाव की बात बहुत ज़्यादा नहीं की, लेकिन जो यूपी निकाय चुनाव की टैली है वो लगातार बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत वहाँ पर हासिल की है। मेयर से लेकर नगर पालिका, नगर पंचायत, हर जगह बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में एक तरीके से अब दिख रही है। अगर ऐसा है तो इसके पीछे की बड़ी वजह क्या वही है जो आप कह रहे हैं कि योगी का करप्ट ना होना एक अपने आप में बड़ा फैक्टर है जो जनता से कनेक्ट करता है? कहा जाता है कि भाई लोकसभा चुनाव में जनता मोदी को वोट देती है, राज्यों में ये परसेप्शन बदल जाता है जैसे दिल्ली चुनाव में हुआ। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि लोकल जो गवर्नमेंट होती है उसमें जो स्थानीय लोग होते हैं उनका बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि स्थानीय हमारा कैंडिडेट कैसा है। पर यह भी सही है कि अगर भाजपा का केंद्र में वो राज्य में शासन है तो नेचुरली एडवांटेज उसको मिलता है, और मुझे लगता है कि भाजपा को इसका एडवांटेज मिला है। कम्युनल पोलराइजेशन भी रहा है, ये आप ध्यान रखिए कि अतीक के ऑपरेशन के बाद से ये पहला चुनाव है जी। तो जो पोलराइजेशन है वो भी काफी हुआ है, तो इसका भी असर पड़ा होगा। लेकिन बाई एंड लार्ज यूपी के एक अच्छे गवर्नेंस का, जिसमें कि आप शासन को भी कहें तो ये लग रहा है कि नहीं, शासन कम से कम माफिया पर इफेक्टिव वो कर रही है। नहीं तो सर देखिए हमारे साथ अब अंजीत जुड़ गए हैं, पहले मैं आपका परिचय करा दूं, हमारे साथ अंजीत जुड़ गए हैं
दर्शकों को भी बता दें कि अंजीत को उत्तर प्रदेश की राजनीति की बहुत अच्छी पकड़ है और आप भी सर ज़रूर एक बार थोड़ा सा टेस्ट ज़रूर लीजिएगा। अंजीत, जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन बीजेपी जीत रही है उत्तर प्रदेश में, बात तो हम कर्नाटक की कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? नहीं, बड़ी वजह मैं ये मानता हूं, जैसा सर भी जिक्र कर रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन सारा का सारा लॉ एंड ऑर्डर है इस पे थोड़ा सा मुझे सर से बात भी करनी है कि क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मामला विधानसभा चुनाव में तो हो सकता है, लेकिन क्या मेयर में भी इतना ज्यादा असर डाल रहा है? वो आपने अतीक का जिक्र किया, प्रयागराज में इतना बड़ा कांड हुआ, उसके बाद ये चुनाव हो रहा है, लेकिन बहुत सारे जगहों पर मतलब वार्ड मेंबर या नगर पालिका का चेयरमैन का कानून व्यवस्था से क्या मतलब? वो सड़कें बनवाएगा? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल सही आपने सवाल किया है कि अगर हमारा सभासद किस पार्टी का हो, ये हम इसमें देखेंगे कि वो खुद कैसा है, उसकी अपनी इमेज कैसी है। तो बाई एंड लार्ज बीजेपी ने, हालांकि बहुत शोर बचा कि बीजेपी ने पैसे खा के टिकट दिए वगैरह वगैरह, लेकिन ये सब तो फालतू आवाजें होती है। हकीकत ये है कि गवर्नेंस में बीजेपी यूपी में अभी तक हर्ट नहीं हुई है, अभी तक कोई ऐसा आरोप नहीं लगा है जिसपे कि जनमानस को नेगेटिव प्रभाव पड़े। ऐसे में अगर लॉ एंड ऑर्डर को देखें तो एक बड़ा कारण है, हाँ, जो लोकल स्थानीय वो हैं वो जानते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी का हम चुनते हैं तो इसको कोऑपरेशन नहीं मिलेगा। ये बात बड़ी साफ है कि हम चुन तो लेंगे, अच्छा होगा कैंडिडेट, लेकिन सड़क साफ नहीं सर, लेकिन फिर वही सवाल है, अगर उत्तर प्रदेश में वोटर ये सोचता है कि ट्रिपल इंजन की सरकार चुनेंगे तो हमारे वार्ड का भला हो जाएगा, वही कर्नाटक का वोटर ये बात को क्यों नहीं सोचता है कि डबल इंजन की सरकार चुनेंगे तो हमारा भला रहेगा? नहीं, तो अगर ये सिलसिला कायम रहा तो इसका रिवर्स होने जा रहा है। लोकसभा में भी कर्नाटक में आपको मुंह की खानी पड़ेगी, और ये यहां तक इसको ले जाइए। ये आप पर लेकिन ऐसा तो 2014 में नहीं दिखा, 2019 में नहीं दिखा, 2013 और 2018 के बरस बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर रहा कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में। आप उस समय भी पत्रकार थे, अगर आपसे यही सवाल किया जाता कि 2004 में भी कांग्रेस जीती, 2009 में भी जीती, लेकिन 14 में हार गई, तो ये कैसे आप मान लेते कि ये शाश्वत रहेगा वो वाला? ठीक बात, दो ही चुनाव जीतेगा, 2 चुनाव के बाद 24 आने वाला है। अगर ये हालत बनी रही तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत गड़बड़ होगा, लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। पर सर, हो सकता है बीजेपी समझ रही हो इस बात को, वो जो है उससे उभरे, बसवराज बम्बई इस्तीफा दे दें, उनको पार्टी से निकाल दिया जाए, कोई आत्मसमीक्षा हो, 2-4 नेताओं के और इस्तीफे ले लिए जाएं, क्या उसके बाद में भी ये स्थिति बनी रहेगी? नहीं, उसके बाद नहीं बनेगी। अगर आप ये सब फाइन ट्यून करते हैं तो अभी भी एक पार्टी ऑर्गेनाइज पार्टी है, आरएसएस बगल में खड़ा है, नरेंद्र मोदी ऐसा चेहरा है जो और ये पार्टी और खुद नरेंद्र मोदी ये 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहते हैं, तो जाहिर है कि वो सारी कोशिशें होंगी कि हम इसको बदलें, और बदल सकते हैं, ये कुव्वत है उनके। तो हम अभी नहीं कह रहे कि 2024 रूल आउट कर दें, बिल्कुल, लेकिन हाँ, बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। ये जनमत जो होता है ये शाश्वत नहीं होता, ये कब पलटी मार जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता। लेकिन एक अनुराग जैसा जिक्र कर रहे थे, उड़ीसा में हमने ये ट्रेंड देखा था कि वही मतदाता जब जाता है मतदान करने के लिए तो एक तरफ विधानसभा में नवीन पटनायक वोट देता है और दूसरी तरफ बीजेपी वोट देता है। आप उड़ीसा क्यों जाते हैं? आप दिल्ली देख लीजिए। हाँ, दिल्ली उड़ीसा जी, आपके 8 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल। तो आप जब ये दिल्ली में ये हो सकता है तो उड़ीसा में हो रहा है तो बिल्कुल सही है, होना चाहिए। बिहार में भी होगा, कई जगह होगा ये। लेकिन अगर ये परसेप्शन बन रहा है कि मोदी जी के इतना करने के बाद भी, तो कम से कम वेस्ट बंगाल और कर्नाटका में आप ये मान सकते हैं कि नहीं, बीजेपी को और मेहनत करनी पड़ेगी, और खास करके उन इलाकों में जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। मुस्लिम जैसे कर्नाटक में 13% है जी सर, यूपी में भी है, तो पोलराइजेशन तो होगा। लेकिन यही जो आप बार बार ले आए कि पोलराइजेशन के धंधे में जीत जाए, तो ये मुझे लगता है कि इससे अब आपको हटना पड़ेगा, क्योंकि रिच पुअर डिवाइड बढ़ रहा है। ये जो मॉडल है आपका इकोनॉमी का, इसमें गरीब अमीर की खाई बढ़ रही है, और आप ध्यान रखिए कि बहुत दिन इसको चलाना चाहे रिच पुअर डिवाइड, कम्युनल एजेंडा, तो ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब हिंदू में भी ये लग रहा है कि भाई बेरोजगारी का क्या हुआ। ठीक सर, अब थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं, हमें वाइंड अप करना है इस लाइव को। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर कोई ऐसा सवाल जो आप अंजीत से पूछना चाहें? हम दोनों ही आपसे सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये आप यूं देखिए कि बीजेपी जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, जीतेगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में जीतने के बाद, क्योंकि आपने एक ऐसा वर्ग खड़ा किया है जो रात में नेता बना
और रात में नेता बन के आपकी पार्टी में आया, आर्थिक रूप से मजबूत था, आपने टिकट दे दिया। अब वो धंधे में, और यहाँ जानते हैं कि जेई से वसूली की जाती है, जितने भी सभासद है वो किसी भी पार्टी के हों, वो जेई से वसूली करते हैं और ये लंबा चलता है। तो अगर ये परफॉर्म नहीं कर पाए लोकल उसमें गवर्नेंस में, और नगर पालिका के सभासद सब के सब करप्ट रहे, मेयर भी यही धंधा करता रहा, मुझे याद है मैं वोट डाल के आया हूँ। हाँ। मुझे बताया गया कि जो लोग बाहर से वोट डालने जा रहे हैं उनको तेल का और रास्ते में खाने का पैसा दिया जा रहा है। बताइए, अच्छा आपको मिला कि नहीं? नहीं, मैंने नहीं लिया। नहीं लिया, अलग बात है, ये आपको चॉइस है। लेकिन अच्छा, मेरे साथ देखिए कितनी देखिए जाती बल्कि हुई। अपना मैंने तेल भी लगा वोट करके दिया। गए थे वोट डालने के लिए, बुलंदशहर गए थे अपने नहीं, अब अपने खर्चे मैं नाराज होऊंगा कि नहीं जब मुझे ये पता लगेगा कि अनुराग को ये ऑफर हुआ था, हाँ, लेकिन मुझे नहीं हुआ, तो मैं भी तो नाराज होऊंगा हाँ। कि भाई ये जाति क्यों हमारे साथ ये। बिल्कुल। तो हकीकत ये है कि इनके जो लोकल गवर्नमेंट है ये अच्छा काम नहीं करेगी तो इसका 2024 के चुनाव में भी असर होगा। वो इसको ये ना मानिए कि आप ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो जब चुनाव होगा तो ये कहेंगे कि साहब नहीं ये तो लोकल वाला बीजेपी है, इसको तो छोड़ दीजिए, और 24 में हम बीजेपी को फिर वोट करेंगे। तो इसलिए बीजेपी को ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा कि आपने लोकल बॉडी तो जीत लिया, लेकिन इसका परफॉर्मेंस कैसा है। लेकिन लेकिन रंजीत, एक चीज आप मुझे बताइए, हमने ग्राम पंचायत के जब चुनाव देखे थे तो उसमें बहुत ज्यादा हिंसा देखने को मिली थी। हमने देखा था कि किस तरीके से जो बाकी सीतापुर हम नहीं भूल सकते, सीतापुर हम नहीं भूल सकते, बाकी जगह नहीं उनको भूल सकते। जबरदस्ती उठाया गया, बूथ कैप्चरिंग हुई, तमाम तरीके की हिंसा देखने को मिली। यहाँ नगर जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन थे इसमें ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद में जो बीजेपी जीत रही है उसके पीछे के कुछ खास बड़ी वजह जो आपको नजर आ रही है? देखिए बड़ी वजह उसमें सबसे बड़ी तब विपक्ष आरोप लगा रहा था कि हमारी आवाज को दबाकर ये जीत हो रही है। उसमें कुछ ऐसी खबरें आ गई थी कि जो नामांकन के लिए जा रहे हैं उनको जाने नहीं दिया जा रहा है, रोक दिया जा रहा है। सीतापुर से खबर थी, महिला के साथ अभद्रता हुई थी। इसमें एक बड़ी वजह मुझे ये लगती है कि खुद योगी आदित्यनाथ, हालांकि आप देखिए नंदगोपाल नंदी का एक नया प्रकरण सामने आया था, वो नाराज थे वहां प्रत्याशी को ज्वाइन कराने से, उन्होंने कहा पूछा तक नहीं गया हमसे। लेकिन मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ और पूरी तरह से वो लगातार नजर बनाए हुए थे और ये चाहते थे कि किसी तरीके से ये चीजें निकले, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि सेंट्रल का जो इंटरफेयर है वो कम है, खुद योगी आदित्यनाथ का ज्यादा है। उसका कारण यह है कि उन्होंने कहा हम जिता के देंगे। हालांकि कई ऐसे मेयर के चुनाव के टिकट थे मेरी जानकारी में है जिसमें सेंट्रल ने इंटरफेयर किया और यह कहा कि इनको टिकट मिलना चाहिए, उसके बाद उनको टिकट मिला। लेकिन इस बार का जो चेहरा है वो योगी आदित्यनाथ ही, उन्हीं के चेहरे पर वोट हुआ है, उन्हीं के चेहरे पर विधानसभा में भी एक तरीके से वोट हुआ था लॉ एंड ऑर्डर का। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब 2024 में चुनाव होगा, जैसा सर ने कहा ना कि ठीक है सभासद अगर नहीं काम करेगा तो उसका फर्क तो पड़ेगा, लेकिन उसमें भी दो चेहरे होंगे प्रमुख तौर पर। ठीक है, कौन? दिल्ली से नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश से खुद सर योगी 50 रैलियां की हैं योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लोकल अकेले। बॉडीज के इलेक्शन में, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। योगी आदित्यनाथ ने इनके मुकाबले में 9 रैलियां की हैं। तो जो बात अंजीत कह रहे हैं कि लोकल बॉडीज मतलब योगी आदित्यनाथ, आप इत्तेफाक रख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए उसमें क्या है, भारत में अकेला बीजेपी रूल्ड स्टेट है जिसका चीफ मिनिस्टर कहीं भी मोदी की मकबूलियत से कम मकबूलियत नहीं रखता, स्वीकार्यता कम नहीं है, बल्कि उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। दूसरी बार गवर्नेंस है और इसके बावजूद अगर आप देखें तो योगी की मकबूलियत बढ़ती जा रही है। और मोदी के बरक्स अगर मोदी सीन में ना भी रहे तो योगी अकेले दम पे इसको जिता लेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि सिर्फ ये, अच्छा अगर मोदी आते हैं तो ये एक एडिशन है जी, लेकिन ये अकेला स्टेट है जहां का चीफ मिनिस्टर अपने दम पे पूरी तरह खड़ा है और वो सरकार बना। ये दिल्ली के लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है? बस यही सवाल मैं सोच रहा था कहीं आप पूछ न दें।